हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 24 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस की गई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। पूरा डिटेल जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। इसके अलावा हम दूसरा जो न्यूज़ जो डिस्कस करने वाले हैं फ्रंट पेज से कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन की बात तो कर ली गवर्नमेंट ने, पर जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 आया था वहाँ पर डिलिमिटेशन या फिर आप कहो कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बॉर्डर को डिक्लेयर करने का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन को दिया था, जबकि डिलिमिटेशन कमीशन है इसको कौन बनाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, लॉ मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसको जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र डालेंगे और एक न्यूज़ यहाँ पर है कि अभी 8 ग्रुप के द्वारा ये बताया गया है कि सीरिया और इराक में मिलियंस ऑफ लोगों को पानी की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा यहाँ पर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज़ किए गए हैं कि यूएसए जो है वो अफगानिस्तान को इस तरीके से अबंडन नहीं कर सकता। ठीक है, जानेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन्ड पेज पे सिर्फ एक आर्टिकल है जो हम देखेंगे। दिल्ली में अभी नया स्मोक टावर अभी इंस्टॉल किया गया है, तो क्या टेक्नोलॉजी है, क्या काम करेगा, जानेंगे। इसके अलावा हम नज़र डालेंगे इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे सिर्फ एक न्यूज़ है जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, वो ये कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उनके लिए 4 टियर स्ट्रक्चर रिकमेंड किया है आरबीआई के एक पैनल ने, ये जान लेंगे। और एक इसके अलावा जो छोटी मोटी न्यूज़ है उन पर नज़र डालेंगे। तो आज न्यूज़ बहुत कम है, इन्हीं को देखते हैं। तो फ्रंट न्यूज़ पे फर्स्ट न्यूज़ क्या है फ्रंट पेज पे कि रोड से लेकर रेलवे तक लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। मोनेटाइजेशन का मतलब हो गया कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर से पैसे लिए जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन उन प्रोजेक्ट्स में, उन एसेट्स में होने लग गया तो उसकी ऑनरशिप सरकार छोड़ देगी। बिल्कुल भी नहीं है। ऑनरशिप तो देखो गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है पैसों की, उसको फुलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो रोड में 1,60,200 करोड़ रुपए, इतना रुपया निकालेगी गवर्नमेंट। इसके अलावा ये 2022 से 2025 तक का प्लान है। ठीक है, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ध्यान रखें आप, ये सेक्टर वाइज। रेलवे में 1,52,496, इसी तरीके से पावर ट्रेन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें ट्रांसमिशन की तो उसमें 45,200 करोड़। इसी तरीके से पावर जनरेशन, नेचुरल गैस, स्टेडियम्स, टेलीकॉम, वेयरहाउस, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट्स, प्रोडक्ट पाइपलाइन, अर्बन रियल एस्टेट, इन सब में मिलाकर के ओवरऑल 6 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट करवाने वाली है। इससे क्या होगा कि उन एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा, पैसा लगेगा ना वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से, तो एक तो गवर्नमेंट के पास में स्पेस बनेगा जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बूस्ट मिले, और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं ना, रुके हुए हैं, यहाँ पर मेन फोकस किस पे होगा ये आप जरूर ध्यान रखोगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स पे। तो ये जो 4 साल की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए का टारगेट लिया है, इसमें मेन फोकस रहेगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम हो रखा है पर अभी फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स, तो उनको फुली यूटिलाइज करने के लिए कुछ पैसे की और ज़रूरत है। तो ऐसे में उनका काम रुका हुआ है और वो पैसा जैसे ही लगेगा तो अपने आप वो अपना आउटकम देना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या बोल दिया, ब्राउन प्रोजेक्ट्स, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट लेनी जरूरी है। इससे क्या होगा कि उनको राइट्स तो मिल जाएंगे प्राइवेट सेक्टर को, बट ऑनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेगी, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इसमें आपने कौन कौन से सेक्टर्स चूज किए हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। ठीक है, इसमें मेजर 3 सेक्टर्स हैं जिन पे फोकस किया जाएगा। एक तो है रोड, दूसरा है रेलवे और तीसरा है पावर सेक्टर। ओवरऑल जितना भी यहाँ पर मोनेटाइजेशन का टारगेट है ना 6 लाख करोड़ का, उसका 66% तो केवल इन 3 सेक्टर से ही निकाला जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप, ये इनको लिख लें। इसके अलावा आगे देखें, ये जो नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन जो अभी स्टार्ट की जाए, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसके कुछ प्रोविजंस को समझने के लिए हमारे पास में एग्जांपल्स अवेलेबल है। जैसे कि रियल एस्टेट में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टैब्लिश कर रखे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पर
अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कि रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ने मान लो कोई एक पुलिया बनाई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई रोड ब्रिज बनाया है, तो उसमें पैसे लग रहे हैं मान लो 6,000 करोड़ रुपए, में भी कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मैं एक तुक्का मार रहा हूं, ठीक है। इसको आप एक आइडिया के बेसिस पे लो कि 6,000 करोड़ रुपए के अंदर या 600 करोड़ रुपए के अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बड़ा है ब्रिज का काम, ठीक है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को 600 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन तो पता है, पर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि भाई इतने रुपए हमारे पास में होंगे या नहीं होंगे, नंबर वन बात। अब सरकार के पास में जितना पैसा है उसके हिसाब से काम तो शुरू कर दिया, पर उसमें उसके पोटेंशियल को वो बता करके फिर बाद में क्या करते हैं सरकार कि इन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इन फंड्स का यूज किया जाता है और यहां पर अट्रैक्ट किया जाता है प्राइवेट सेक्टर को कि आप भी पैसे इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न इस तरीके से इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसका तरीका क्या होता है मैं आपको सिंपल बताता हूं कि म्यूचुअल फंड्स का जो आजकल आप एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जहां पर आपके पास में 5 रुपए हैं तो वो आप इन्वेस्ट कर दोगे, कोई किसी के पास में 6,000 है तो 6, किसी के पास 6 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए, आपने 500 इन्वेस्ट किए, तो ऐसे में ये पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होगा वो फिर पूरे अमाउंट को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहां से कि रिटर्न मिले। तो उस रिटर्न में से जो भी कुछ हिस्सा है वो म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगा और बाकी फिर अपने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, आपने 500 लगाए तो 500 के हिसाब से आपको शेयर मिलेगा, 6,000 लगाए तो 6,000, 6 लाख लगाए तो 6 लाख। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड वाली थीम पे काम करने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि मेन फोकस किस किस सेक्टर में क्या है, ये हमने इमेज में देख ही लिया है। नीति आयोग की तरफ से देखें और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से देखें तो उन्होंने नेशनल ये जो अभी देख सकते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, इसके लिए डैशबोर्ड भी स्टैब्लिश करने की बात की है, स्टैब्लिश कर दिया गया है, जिसमें पूरा रोड मैप होगा डिटेल कि कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। साथ में आप देख सकते हो कि मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का मेन काम क्या है कि जितने भी एसेट्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, वो उनमें पैसा लगवाना, उनको एक तरीके से एक्टिवेट करना जिससे कि आगे लॉन्ग टर्म में काम आ सके, ओके। तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी, उन्होंने ये कहा है कि नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी नाम आ रहा है आप समझ जाओ, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो बोले इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर प्रॉपर किया जाएगा और नीति आयोग भी अपनी तरफ से पुश कर रहा है कि कैसे भी करके पीपीपी मॉडल को हम और ज़्यादा एनहेंस करें, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, ये काम करेगी साथ में जो हमारे पास में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑलरेडी है ना 100 करोड़ का जिसमें टारगेट लिया हुआ है, दोनों साथ में काम करेंगी और जिस दिन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एंड होगा उसी दिन को टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब उसी दिन सेम टाइम पे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है वो भी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में तो आपको पता ही है कि 100 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है और अनाउंस कब हुई थी, दिसंबर 2019 में। मेन क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा सके। फिर आगे ये बताया जा रहा है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ साथ में को टर्मिनेट हो जाएगी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसमें यह एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि लगभग मोनेटाइजेशन के थ्रू 14% जो टारगेट लिया हुआ है ना वो अचीव किया जाएगा। दैट मीन्स कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में ये टारगेट फिक्स किया गया था कि 43 लाख करोड़ रुपए तक का हम अमाउंट जो है वो मार्केट से राइज करेंगे, उठाएंगे, तो उसका 14% तो ये मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके थ्रू फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं जिनका नाम है राजीव कुमार, वो भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को हम पुश करना चाहते हैं और इसमें प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट होना और इसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। टॉप 5 सेक्टर्स की अगर बात करें तो अराउंड 83% टोटल एग्रीगेट जितना है ना पाइपलाइन का, उसका 83% तो टॉप 5 सेक्टर्स ही कवर कर रहे हैं, जिसमें रोड सेक्टर कवर कर रहा है 27%, ठीक है। इसके बाद में रेलवे कर रहा है 25%, पावर सेक्टर कर रहा है 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन कर रहा है 8% और टेलीकॉम सेक्टर कर रहा है 6%। तो ऐसे में ये टोटल, अब इसमें ये ध्यान रखें सेक्टर में जो पीएसयूज हैं उनको टेक ओवर नहीं किया जा रहा है, उनको हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है। यहां पर आप ध्यान रखो कि एसेट्स को मोनेटाइज किया जा रहा है कि मान लो टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो बीएसएनएल का कहीं पे कोई ऑफिस है
और उस ऑफिस को आप प्राइवेट सेक्टर के अंडर में लेना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन देना चाहते हो, या बीएसएनएल के टावर्स हैं वहां पर आप इंस्टॉलेशन प्राइवेट सेक्टर के बेसिस पे कराना चाहते हो, तो ये किया जाएगा, ना कि बीएसएनएल को हैंडओवर किया जा रहा है। ये ध्यान रखें, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर एसेट्स को मोनेटाइज किया जा रहा है, ना कि डिसवेस्टमेंट किया जा रहा है या डिवेस्टमेंट किया जा रहा है। दैट मीन्स पैसा गवर्नमेंट निकालने की बजाय, वही बात हो गई ना कि आपने एसेट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस एसेट की ऑनरशिप तो उस गवर्नमेंट की रहेगी, पर हां वहां पर राइट्स आ जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के भी। ठीक है, इसमें देखो ब्राउन फील्ड एसेट पे मेन किया जाएगा, और जो रिस्क में ऑलरेडी एसेट आए हुए हैं उनको थोड़ा सा डी रिस्क करना है, मतलब थोड़ा सा उनके ऊपर स्ट्रेस कम आ जाए। ओके, साथ में आप देखोगे स्टेट्स को भी परसुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा, क्योंकि स्टेट्स अब राजी होंगे कि नहीं। कल हमने एक आर्टिकल न्यूज़ देखी भी थी कि पावर सेक्टर में जो सरकार काम करना चाह रही है ना अभी, तो वहां पर जैसे केरल और वेस्ट बंगाल की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गए थे कि भाई क्रॉस सब्सिडी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन में क्या था कि जो टैक्सेशन पावर की यूनिट्स के ऊपर अर्बन एरियाज में या कॉमर्शियल यूनिट्स उनसे ज़्यादा लिया जाता है पर यूनिट चार्जेस। अब गाँव में या फिर खेती के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है ना, वहाँ पर फिर वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर आप उसको अवेल कराते हो। तो ऐसे में गाँव में जो सब्सिडी दी जाती है उसको आप कवर अप करते हो शहरों से या कॉमर्शियल यूनिट से। तो ऐसे में अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आ जाता है, तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा फेवर किसको करेगा, जो उनका अच्छा पेमेंट देगा। तो ऐसे में बोला अर्बन एरियाज में और कॉमर्शियल सेक्टर में तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर हो पाएगी, नुकसान हो जाएगा गांवों में या फिर जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उन लोगों को। तो ऐसे में केरल और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने मना कर दिया था, पर वही बात है कि अब स्टेट्स को परसू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही अपने आप से कह दिया है कि 5,000 करोड़ रुपए तो हम अलग से पहले ही रख रहे हैं कि स्टेट्स को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दे देंगे। वैसे देखो स्टेट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम भी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी में आपको पता ही है ना कि किस तरीके से वो कॉम्पनसेशन स्कीम लाई गई थी। स्टेट्स का जो हिस्सा था उसके लिए बोला था कि आप हमें टैक्स का जो आपके राइट्स हैं, क्योंकि स्टेट्स ने 70% अपने राइट्स हैं ना टैक्स के, वो छोड़ दिए थे जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था। और उसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली थी कि आने वाले 5 साल, क्योंकि 2017 में इंप्लीमेंट हो गया था जीएसटी 1 जुलाई से, तो बोला आने वाले 5 साल तक हम आपको जितना भी टैक्सेशन में शॉर्टेज आएगी वो कॉम्पनसेट करेंगे। पर वो कॉम्पनसेशन प्रॉपर हो नहीं पाया। उसके पीछे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की इरेगुलरिटी, और रही सही में पेंडेमिक ने और हाल खराब कर दिए, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ऐसे में स्टेट्स का कॉन्फिडेंस डाउन है, पर हाँ फिर भी गवर्नमेंट ये बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट कि 5,000 रुपये हम स्टेट्स के लिए अलग से रख रहे हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डिवेस्ट करती है, मतलब अपने शेयर्स को हटाती है, तो बोला 100% कॉम्पनसेट करेंगे हम उस स्टेट को, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है ना अपने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के स्टॉक्स को अगर शेयर मार्केट में उतारती है, शेयर्स लॉन्च करती है, ठीक है, तो उस केस में बोला 50% तो हम वहां पर इन्वेस्ट कर देंगे, ये बात बोली गई है। या फिर तीसरा केस ये बताया है कि किसी भी एसेट को अगर मोनेटाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आगे आती है, क्योंकि अभी तक जो हमने देखे हैं ना ये लिस्टिंग, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, तो स्टेट्स को भी तो परसू करना पड़ेगा, उनको भी राजी करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 प्रोविजन दिए हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या तो अपनी शेयर्स हटा लो तो हम आपको 100% पैसा दे देंगे। दूसरा, अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी पीएसयू के स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर देते हो और अपने हिस्सेदारी को रिड्यूस करते हो, तो बोला हम वहां पर 50% तक आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने जितने भी एसेट्स हैं, सरकारी एसेट्स हैं, जो ये सेक्टर्स हैं इनमें से किसी में भी, ठीक है, उनको मोनेटाइज करती है, तो बोला 33% तक हम उनको वहां पर हमारा पैसा डालेंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉमिस किए गए हैं स्टेट्स को। अब देखने वाली बात यह है कि कौन कौन से स्टेट्स आगे आते हैं। तो ये सारा मुद्दा था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में, और इसके साथ में हमने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी थोड़ा जाना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आप पोल मैप रीड्रॉ करना चाहते हो, क्योंकि हमें पता है ना कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर का जो मैप चेंज हुआ है उसमें क्या है
कि सबसे पहले तो स्टेट था जम्मू कश्मीर, उसको ख़त्म कर दिया। स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंडर, वो ख़त्म कर दिया। वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल थे, वो आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे थे, वो ख़त्म हो गया। और अब आपने क्या बना दिए हैं, जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके दो यूटीज़ बना दी, स्टेटहुड खत्म कर दी दो यूटीज़ में, एक जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। अब लद्दाख तो क्या है, यूटी के तौर पे कंटिन्यू करने के लिए रेडी है, पर जम्मू कश्मीर से डिमांड आ रही है कि हमें स्टेटहुड दो। अब इसके लिए ऑल पार्टी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में, आपको पता है, ये अब्दुल्लाज भी आए थे, महबूबा मुफ्ती और ये सारे लीडर्स आए थे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बोला जा रहा है कि पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। ठीक है, डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। जबकि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी डिमांड क्या रही है कि पहले स्टेटहुड, फिर डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन। तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी चीज़ पे एडामेंट है, बिल्कुल अड़ी हुई है। तो ऐसे में डिलिमिटेशन पहले करना। डिलिमिटेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला टेरिटरी है अभी, यूनियन टेरिटरी, उसको क्या किया जाएगा, पॉपुलेशन के बेसिस पे ये देखा जाएगा कि इक्वल पॉपुलेशन के नंबर्स में आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दो, जिससे कि वहाँ पर ईजिली इलेक्शन कराया जा सके, असेंबली इलेक्शन कराए जा सके। ठीक है, जैसे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, आपको पता ही है, जैसे पुदुचेरी में है, बोलो उसी तरीके से एक बार शुरू करेंगे हम वहाँ पे। पर मुद्दा क्या जाता है कि ये जो मैप ड्रॉ होगा ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, यहां पर थोड़ी सी पेचीदगियां आ गई। वो पेचीदगियां क्या है कि कानून तो ये कहता है कि जो डिलिमिटेशन का काम है वो इलेक्शन कमीशन करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि लॉ मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से डिलिमिटेशन पैनल या डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जो कि लॉ मिनिस्ट्री ने किया है। तो इन दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, और ये इन्वेस्टिगेशन इसने इंडियन एक्सप्रेस नहीं किया अपने हिसाब से, ये जो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स हैं उन्होंने, कि बोले जो जम्मू कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, उसमें सेक्शन 60 क्लॉज 1 है ना, इस एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है ना वो डिलिमिट करेगा। ओके, जिसमें कि 7 एडिशनल सीट्स होंगी, टोटल 83 मेंबर्स की जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली बनाई जाएगी। तो यहाँ पर एम्पावरमेंट किसका है, इलेक्शन कमीशन का। पर जबकि यहाँ पर लॉ मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश कर दिया। अब ये तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, अब दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि वहां पर आप ये जो स्टैब्लिश किया हुआ आपने एग्जीक्यूटिव, क्या सॉरी, ये हो गया अपने आपके लिए स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि आपने इसके बारे में कानून ऑलरेडी बनाया हुआ ना यहाँ पे, इस कानून के तहत आपने डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात की है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पर यहां पर जब ऑब्जेक्शन पहुंचा तो ये कहा गया कि जो डिलिमिटेशन का जो काम है वो केवल और केवल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बॉर्डर है वो क्रिएट करने का काम इलेक्शन कमीशन का ना होने की बजाय डिलिमिटेशन कमीशन का ही होता है। तो लॉ मिनिस्ट्री ने तो देखो अपनी तरफ से ये क्लैरिटी दी है कि ये जो सेक्शन 60 क्लॉज 1 में है उस बात को थोड़ा आगे आप एक्सटेंड करो, और वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी हमने प्रोविजन किए हैं सेक्शन 62 क्लॉज 2 में, कि फ्यूचर में स्टेट में बॉर्डर्स को, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इनकी बॉर्डर को रिक्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, रीएडजस्ट करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इसी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 के अंडर में, जो क्लॉज सेक्शन 62 क्लॉज 2 है उसके तहत। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है। बाकी देखो अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, बातचीत होगी, तो देखेंगे क्या है मुद्दा। और इस मुद्दे को एक बार हाईलाइट कर दिया तो डेफिनेटली इसके ऊपर और आर्टिकल्स हमारे लिए आएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा तो कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं जा रहा। बाकी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन के प्रोविजन के बेसिस पे ही हमने यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश किया है, जबकि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का ये कहना है कि भैया आपने सेक्शन 60 क्लॉज 1 उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन का ये काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो 3 मेंबर्स का डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जज हैं एक तो। ठीक है, तो उनके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं रंजना देसाई, इनकी लीडरशिप में 3 मेंबर्स का ये डिलिमिटेशन कमीशन अभी काम कर रहा है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी मुद्दा आगे क्या करवट लेगा वो आगे टाइम बताएगा, उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। यहाँ पर आप देख सकते हो तालिबान का अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, ये फाइटर्स हैं, नॉर्दर्न प्रोविंस है अफगानिस्तान में, ठीक है, पंजशीर, वहाँ पर ये इन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं तालिबान के खिलाफ। तो एक सिविल वॉर का सिचुएशन तो देखो क्रिएट हो चुका है। अब वैसे तो यूएसए के विड्रॉल की फाइनल डेट है 31 अगस्त, पर उसको एक्सटेंड करने की जब बात की ना, क्योंकि अभी लगातार प्रेशर बना हुआ है। आप देखो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी डिबेट हो रहा है, चाहे यूएसए की कांग्रेस में कोई डिस्कशन हो रहा है, तो सीधा जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पर बड़ा प्रेशर बनाया हुआ है कि ये क्या किया तुम लोगों ने वहाँ पर, कि अचानक से वहाँ विड्रॉ कर रहे हो और वहाँ के लोगों को मौत के घाट पर आप छोड़ के आ रहे हो। तो ऐसे में अब विड्रॉल को थोड़ा
धीरे करना पड़ सकता है। तो इस प्रेशर के चलते अब तालिबान भी तिल मिला रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर यूएस से विड्रॉल में डिले करेगा तो उसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। ठीक है, इधर चाइना है, वो अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। वो तालिबान के साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए पहले ही बोल चुका है कि अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करने में बोला चाइना बिल्कुल पीछे भी नहीं हटेगा। और इसके पीछे आपको पता ही है आर्बिट्रेशन कौन कर रहा है, पाकिस्तान महाराज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बात ऐसी है कि चाइना ने तो अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर रखा है कि कैसे भी करके तालिबान को उकसाना नहीं है, नहीं तो क्या चाइना के खुद के डोमेस्टिक इश्यूज हाईलाइट हो जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपके दिमाग में आ चुका होगा, सिंजियान में उइगुर मुस्लिम्स वाला। ठीक है ना, ये चीज़ बताई जा रही है। इधर कमला हैरिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे ही दी है कि आप यूएसए की इमेज को करेक्ट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड विजिट करो। तब वो मलेशिया पहुंची और उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान से अफगान लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी शांति से निकाल लिया जाए वो हमारे लिए ज़्यादा मेन है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, और अब अमेरिका ने जो कुछ भी किया बोला है मजबूरियों की बस किया है, या फिर आप कहो कि इसके अलावा ये इनएविटेबल था, आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, ये बता करके अपना पल्ला झाड़ रहा है यूएस इस टाइम पे। इसके अलावा जो मेन न्यूज़ है वो देखते हैं डिटेल में। देखो वर्ल्ड पेज पे ही है, 8 ग्रुप्स के द्वारा ये बताया गया है कि सीरिया और इराक में लगभग 12.5 मिलियन लोग वो परेशान हो रहे हैं, उनको पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 12 मिलियन लोग, लगभग 1.25 करोड़ लोगों को पानी की प्रॉब्लम आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि सीरिया और इराक पहले से कितना परेशान हो रहे थे आईएस के चंगुल में आने की वजह से, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। फिर उसके बाद में अब वहाँ पर पानी की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, फूड की बात करो, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। और रही सही में टेम्परेचर राइज हो रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, और बैक टू बैक लो रेनफॉल, क्योंकि डेजर्ट एरिया है वहाँ पर रेनफॉल ही नहीं है, और ड्राउट्स की कंडीशन बनी हुई है। और इंटरनेशनल एड की बात भी करें तो वो लगातार शॉर्ट पड़ती चली जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये क्राइसिस है, बहुत ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पर। ठीक है, तो दोनों नेबरिंग कंट्री पहले ही मिसमैनेजमेंट के हत्थे चढ़ चुके हैं, आईएस के हत्थे चढ़ चुके हैं, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब नेचर भी उनका एक तरीके से परीक्षा ही ले रही है। ठीक है, एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखते हो हेल्थ फैसिलिटी वो बिल्कुल ही डिलैबिरेटेड कंडीशन में, बहुत बुरी परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं। लगभग 12 मिलियन लोग हैं ना, उनमें से 5 मिलियन लोग मतलब 50 लाख तो आप देखो सीरिया के हैं, जो कि मेनली डिपेंड करते हैं यूफ्रेट रिवर पे। ये आप ध्यान रखोगे, यूफ्रेट रिवर और टिग्रिस रिवर, ये 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वेस्टर्न एशिया की। इन दोनों रिवर के ऊपर बेस्ड हैं इराक और सीरिया की सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ज़माने में बहुत गजब की सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की। पर आज टाइम ये हो गया है कि इन दोनों रिवर्स में वाटर लेवल है ना वो बहुत कम हो गया है। इराक में 7 मिलियन लोग हैं, वो इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो कि रीजनल डायरेक्टर हैं नॉर्वेजियन रिफ्यूजियन काउंसिल के। ठीक है, उनका नाम है कार्स्टन हैंसन। उन्होंने ये कहा है कि 8 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इराक और सीरिया बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, और जल्दी ही इनके लिए कोई काम मतलब एक रिजल्ट, या आप देख सकते हो कोई अच्छा काम नहीं किया गया तो कैटास्ट्रॉफिक पुश मिलेगा, और उसकी वजह से इनको माइग्रेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा अपने देश को। तो ये अलार्म है भाई, ये सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसको हमें भांप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे देखो, फर्स्ट आर्टिकल तो आपको पता ही है, ग्लिचेज इन टैक्स पोर्टल, कि अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए टैक्स पोर्टल तैयार किया था ना आईटीआर फाइल करने के लिए, उसमें देखो लगातार परेशानियां आ रही हैं। और ये पोर्टल डेवलप किया था इन्फोसिस ने। तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख, उनके द्वारा उनके साथ में मीटिंग भी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर की। तो इनको डेडलाइन दी है 15 सितंबर कि बोला 15 सितंबर तक ये प्रॉब्लम आप ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर बाद में क्या हो रही है कि लोग आईटीआर फाइल भी करना चाह रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, एक तो फॉर्म नंबर 16 होता है कि जब कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम के बारे में पूरी डिटेल देना चाहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, और इसके लिए आप जानते हो कि जो हम रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स के लिए, क्या हमारी कितनी इनकम थी उसको हम आईटीआर बोल देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। बाकी देखो माइन्यूट चीज़ें बताई हुई है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा है। MCA 21, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के कोड है 21 सेंचुरी में। ये इंटरनेशनल जो अकाउंट्स का जो सिस्टम होता है ना उसको फॉलो करते हुए कि कैसे अकाउंटिंग की जाएगी उसके बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें माइन्यूट डिटेल्स ज़्यादा दी हुई है इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है।
पर एक बार आप खुद से नज़र डालना चाहो जरूर डाल लेना। ये ध्यान रखने वाली बात थी कि ये पोर्टल डेवलप किया है इन्फोसिस ने। अब जो मेन काम की न्यूज़ है वो है कि दिल्ली में स्मोक टावर का इंस्टॉल होना, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, इम्पैक्ट क्या करेगा, क्या एविडेंसेस हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो इस स्मोक टावर की आप इमेज देखो, ठीक है, डायग्राम। ये 1 सेकंड के अंदर आप देखोगे तो 100 क्यूबिक मीटर फ्रेश एयर क्रिएट कर देगा। इसमें तरीका क्या है, इसकी हाइट आप देखो, टोटल 24 मीटर्स की हाइट है, जिसमें 18 मीटर का तो यहाँ तक है और फिर उसके बाद में ये कैनोपी है 6 मीटर की। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो पॉल्यूटेड एयर है उसको सक किया जाएगा, मतलब हवा को यहाँ से इनवर्ड पुश किया जाएगा। ओके, अब वो हवा इनवर्ड पुश की जाएगी, उसके लिए क्या किया जा रहा है कि चारों तरफ 10-10 पंखे लगा दिए। अब यहाँ पर आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो 2-2 पंखों का सेट है, ये 2 का, 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 5 और 5 इंटू 5 इंटू 2 इज 10। तो 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, 10 इस तरफ, तो टोटल 40 फैंस लग गए। अब ये फैंस क्या करेंगे, हवा को बाहर की तरफ फेंकेंगे। अब यहाँ पर बाहर की तरफ फेंकेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, वैक्यूम। वैक्यूम बनेगा तो ऊपर से हवा को अंदर की तरफ सक कर लिया जाएगा, मतलब खींच लिया जाएगा। और फिर इस टावर में आपने लगा दिए क्या, बहुत सारे फिल्टर्स, लगभग 5000 के लगभग फिल्टर्स यहाँ पे 2 लेयर इनसाइड टावर, मतलब 2 लेयर फिल्टर्स हैं 5000 के लगभग। अब वो हवा जैसे ही पॉल्यूटेड एयर इन फिल्टर्स के थ्रू पास होगी तो यहाँ पर मैक्रो लेवल का जो फिल्टर होगा वो तो देखो 10 माइक्रोन या इससे ज़्यादा साइज का जितना भी पॉल्यूटेंट कंटेंट होगा उसको रोक लेगा, और माइक्रो लेवल का जो होगा वो 3 या उससे कम के जो माइक्रोन के जो कह सकते हो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेगा। तो ऐसे में हवा फिल्टर हो जाएगी और फिर उस फ्रेश एयर को इधर से बाहर छोड़ दिया जाएगा, फिल्टर्ड एयर जो है वो बाहर छोड़ दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर काम करने वाला है। ओके, तो ये अपने आप में दिल्ली आप जानते ही हो कि जैसे ही सर्दी आनी शुरू होती है तो स्मोक सीजन शुरू होता है, और इसमें मेनली वजह क्या होती है कि जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन 3 स्टेट्स में, तो उसके लिए पहले से तैयारी की जा रही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। और इसके लिए अभी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है स्मोक टावर को। कंपोनेंट क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, काम कैसे करेगा ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो मेन काम है ना फिल्टर और फैंस का है, और ये हमने इंपोर्ट किया है यूएसए से। ओके, और ये टावर में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है ना, इस टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम। ये आप लिख लो, डाउन ड्राफ्ट क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आप हवा को पुश कर रहे हो, है ना, खींच करके, इसलिए। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, ठीक है, उनके द्वारा। और साथ में इंडिया की तरफ से किसने कोलैबोरेट किया है, आईआईटी बॉम्बे ने, इस टेक्नोलॉजी को समझने में। ओके, और साथ में आपको पता ही है कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है ना, वो इसके लिए लीडर की तरह काम कर रही है। ओके, और साथ में अगर कॉमर्शियल आर्म की बात करो तो कौन है इंडिया की तरफ से, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो पॉल्यूटेड एयर को किस तरीके से सक किया जाएगा वो मैं बता चुका हूँ कि 0.3 माइक्रोन वाला जो कंटेंट होगा, मैंने 3 माइक्रोन बोला था, इसको 0.3 कर लेना, कि 0.3 माइक्रोन वाला जो स्मॉलर का जो पार्टिकल होगा उसको तो फिल्टर किया जाएगा माइक्रो लेयर फिल्टर के द्वारा, और 10 माइक्रोन के आसपास के जो पार्टिकल होंगे, डस्ट पार्टिकल या फिर पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स, उनको फिल्टर करेगा कौन, मैक्रो। तो 2 लेयर होगी, एक तो मैक्रो फिल्टर हो गया, एक माइक्रो फिल्टर हो गया। देखो चाइना में भी इसी तरीके के सिस्टम ऑलरेडी यूज किए जा रहे हैं, पर वहां पर सिस्टम है अप ड्राफ्ट सिस्टम। उसमें क्या होता है, जो जियान सिटी है ना चाइना की, वहां पर 60 मीटर का इसी तरीके का स्मोक टावर है। फर्क इतना सही है कि हवा को नीचे से ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। उसका तरीका क्या है कि टावर बना दिया, टावर में यहाँ पर नीचे बेस के पास में आपने हीटिंग का अरेंजमेंट कर दिया। अब हवा आपने क्या की, नीचे से इधर खींच ली। अब वो हवा आपने अंदर खींची तो हवा को फिर आपने हीट अप किया तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ। अब हवा आपको पता है गर्म होने के बाद हल्की होती है, तो वो अपवर्ड ड्रिफ्ट करना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। और उस कन्वेक्शन के चलते क्या हो जाएगा, जो डस्ट पार्टिकल्स उनको फिल्टर कर दोगे, हवा ऊपर से फिर फ्रेश एयर को आप बाहर छोड़ दोगे। ये तरीका यहां पर चाइना में यूज किया जाता है, जबकि हमने क्या यूज किया है, डाउन ड्राफ्ट। ये हमने ऑलरेडी देख लिया। आईआईटी बॉम्बे ने अपनी तरफ से सजेस्ट किया है। इसमें देखो 1 किलोमीटर हाइट तक की जो सरफेस होगी ना, यहां से लेकर के 1 किलोमीटर हाइट तक की एयर को फ्रेश करने में सक्सेस मिलेगी। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों मिलकर के यहाँ पे काम कर रही हैं। साथ में आपकी बात यह है कि PM 2.5 है ना, इसको भी बहुत हद तक फिल्टर करने में सक्सेसफुल हो पाएगा ये जो सिस्टम है, जो पार्टिकुलेट मैटर जिसकी साइज है 2.5 माइक्रोन, उसको भी। और साथ में मॉनिटरिंग के लिए स्काडा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। स्काडा की फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। इससे क्या होगा कि PM 10 और PM 2.5 जिसकी वजह से मेन स्मोक क्रिएट होती है दिल्ली में, है ना, उसको मेजर किया पाएगा।
साथ में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनको भी प्रॉपरली मेंटेन रखा जाएगा। मेंटेन का मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा जा पाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्ट है, इसका मेन काम क्या है, लोकलाइज्ड मैनर में काम करेगा, क्योंकि अब आप देखते हो एक जगह पे इंस्टॉल किया तो एक जगह पे काम करेगा। फिर बात आ जाती है कि ऐसा हुआ क्यों। देखो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 2019 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये कहा और दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली में स्मोक टावर्स लगाओ, नहीं तो ये गैस चैम्बर्स बन रहे हैं, लोग यहाँ पे घुट घुट के मर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली क्या होता है, जब ये अभी जैसे ही खरीफ का सीजन खत्म होता है ना, तो उस टाइम पे फिर स्टबल बर्निंग कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी से फिर नेक्स्ट क्रॉप की प्लॉइंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो स्टबल्स बच जाते हैं ना, जो लास्ट में जो भी डंठल बच जाता है उसको जला देते हैं। तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। और एक तरफ तो हमारे यहाँ पर दिल्ली के ऊपर क्या होता है कि जो मॉइस्ट कंटेंट है वो आ जाती है, और दूसरी तरफ आप देखते हो ये स्मोक आ जाती है। तो दोनों कंटेंट मिल करके और फिर बाद में फोग और स्मोक दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं, स्मोग। तो इसकी वजह से परेशानी होती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी तरफ से ये टावर्स के लिए प्रपोजल रखा और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बेसिस पे ये काम हो रहा है। देखो, एक स्मोक टावर ऑलरेडी कनॉट प्लेस पे है, ठीक है, वहाँ पर ये काम कर रहा है। और सेकेंड टावर है वो आनंद विहार में ईस्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, सीपीसीबी के द्वारा, जो मेन नोडल एजेंसी है। तो ऐसे में स्मोक टावर के लिए नोडल एजेंसी कौन है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आप जरूर पढ़ लेना कि कौन से एक्ट के तहत है, कब स्टैब्लिश हुई थी, क्या इसकी फंक्शनिंग है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। देखो, दिल्ली की हवा का हाल ये है कि वहाँ पर जो पॉल्यूटेंट कंटेंट है ना, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन वाला, उसकी कंसंट्रेशन 250 से 258% से बढ़कर के 335 तक बढ़ जाती है। तो ये देखो, हमेशा एक गैस चैम्बर ही बन गया। अब बात आ जाती है एविडेंसेस की। तो देखो, एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत सारे किए गए हैं, छोटे बड़े, ठीक है, एयर प्योरीफायर की, एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम की। तो स्मॉल स्मोक टावर है ना, वो तो देखो नेदरलैंड्स और साउथ कोरिया में किए हैं, और लार्जर की बात करें तो चाइना में इंस्टॉल किया हुआ है। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोई एनफ एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है कि ये जो स्मोक टावर्स हैं कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। पर बात ऐसी है, कम से कम शुरू तो हुआ, कुछ तो आउटकम निकलेगा, है कि नहीं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो 3 स्मॉलर एयर प्योरीफायर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनकी हाइट 12 फीट है। एक तो गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा कृष्णानगर में, इसके अलावा गांधीनगर में और एक लाजपत नगर में पहले से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ये आप कह सकते हो कि ये बड़ा वर्जन है इंडोर एयर प्योरीफायर होता है ना, उसका। ओके, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे छोटी सी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो ये कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पे 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने क्या किया कि अपने डीलर्स को ये कह दिया कि आप डिस्काउंट ज़्यादा नहीं दोगे, ठीक है, कि डिस्काउंट। अब आप देखो कि कोई भी डीलर है, कोई भी अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो उसमें अगर भाव की बार्गेनिंग कोई करता है, तो थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट देना चाहे तो वो तो एक कंपटीशन को प्रमोट करने वाली बात होगी ना। बट यहाँ पर मारुति सुजुकी ने क्या कहा अपने डीलर्स को कि आप बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दोगे। इससे क्या हो गया कि वो मारुति सुजुकी प्रोडक्ट जो हैं वो कंपिटेंट नहीं रहे और इन डीलर्स को नुकसान हो गया, वो अपना माल नहीं बेच पाए। तो इसमें क्या हो गया कि कंपटीशन के खिलाफ हो गया, फ्री मार्केट के खिलाफ हो गया कि नहीं। तो इसलिए मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो इस बॉडी के बारे में एक बार जरूर पढ़ोगे आप, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। दूसरा, आपको पता ही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अभी मीटिंग हुई अगस्त में ही, तो उसमें क्या फाइनल किया गया था कि जी जो भी अकोमोडेटिव स्टैंस उसको हम कंटिन्यू करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल राइज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्राइम फैक्टर है। मानते हैं इन्फ्लेशन भी अपने आप में चैलेंज है, बट राइटर यहाँ पे जो जयंत वर्मा जी हैं वो ये कहते हैं कि ये रिस्क ही बहुत ज़्यादा है मॉनेटरी पॉलिसी को ज़्यादा अकोमोडेटिव रखना लंबे समय तक, नहीं तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाएगी कि कंट्रोल नहीं आ पाएगी फिर। क्योंकि आरबीआई को क्या टारगेट दिया हुआ है, +4 ± 2, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो, आरबीआई ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था, एक कमेटी, जिसने सजेस्ट किया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, उनको 4 टियर स्ट्रक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आ गई कि वो कमेटी कौन सी थी, नाम क्या है उस कमेटी का। तो उस पैनल का नाम है NS विश्वनाथन, ठीक है। ये आरबीआई के फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनको हम 4 टियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर भी तैयार की जाए जिसको बोला जाएगा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन कोऑपरेटिव बैंक्स की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अभी तक क्या है कि बहुत सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स फेल हुए हैं।
और ऐसे में 2004-05 से लेकर के 2020 तक की बात करें ना, मार्च तक, तो लगभग 136 मर्जर हो चुके हैं, क्योंकि 2-3 बैंक बर्बाद हो गए तो उनको फिर मर्ज करना पड़ा मजबूरन। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा मर्जर हुआ है एक तो महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में। तो ऐसे में एक तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनको उनके पास में कितनी कैपिटल अवेलेबल है, कितना उनकी जो रेगुलेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके हिसाब से उन कंडीशंस को वो फुलफिल कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो टीयर 1 कैटेगरी में सबसे छोटी यूनिट होगी, इसमें सारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे, या फिर वो सैलरी अर्नर्स, मतलब छोटे लेवल पे काम करने वाले हैं, जहां पर डिपॉजिट साइज कितनी भी हो पर हाँ थोड़ा बहुत काम चलता रहता है, तो उनको आप टीयर 1 कैपेसिटी में डाल दो, जिनकी जो टोटल डिपॉजिट है वो कितनी हो सकती है, 100 करोड़ रुपए तक, 100 करोड़ से कम तक। ठीक है, वो हो जाएगा। टीयर 2 के अंदर क्या कर दिया जाएगा, उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डाल दिया जाएगा जिनकी टोटल डिपॉजिट्स है ना वो 100 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ रुपए के बीच में हो। टीयर 3 के अंदर उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डाला जाएगा जो 1000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ की कैटेगरी में आ रहे हो डिपॉजिट्स में। और टीयर 4 में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो बड़े हैं, जिनके पास में डिपॉजिट्स जो हैं टोटल वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और इनको फिर मॉनिटर किया जाएगा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ऐसे में क्या होगा कि इनकी सारी फंक्शनिंग को प्रॉपर देखा जाएगा, रेगुलेटरी मॉनिटरिंग की जाएगी, और इनकी रिक्वायरमेंट अगर जैसे रेगुलेटरी मॉनिटरिंग की गई और उनके बेसिस पे इन्होंने जो कुछ भी काम किया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने, उसके हिसाब से इन चारों कैटेगरीज में से किसी एक में उनको डाल दो, और उसी के हिसाब से उनकी जो भी फंक्शनिंग है उनको रेगुलेट करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि इस मॉडल के बेसिस पे कोऑपरेटिव सिस्टम को हम ग्लोबली और ज़्यादा एनहेंस कर पाएंगे कि हाँ, इंडिया में जिस तरीके से ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट आया था बांग्लादेश में, उसी के बेसिस पे हमने आरआरबी शुरू किए। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट अगर अच्छे से काम कर पाता है तो फिर ग्लोबल आइडेंटिटी बनेगी, तो एक अच्छा काम रहता है फिर वो। तो एक तो आप ये ध्यान रखोगे, एनएस विश्वनाथन ये कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया है, एनएस विश्वनाथन पैनल। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को एक तरीके से 4 टियर स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स पेज पे छोटी सी न्यूज़ है, वो ये देख सकते हो, ये इंडिविजुअल आपके सामने फोटो है ना, इन्हीं के बारे में है, डालास ओबरहोल्जर। ये देखो ओल्डेस्ट मेंबर हैं, 1 सेकंड, ये कहाँ गया, 1 सेक, हाँ आ गया। क्या है, एक तो क्लिक हो जाता है, पता नहीं पड़ता। खैर देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन टीम जो आई थी ना अभी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसमें, ये जो स्केट बोर्डिंग होती है इस तरीके की पार्टिसिपेशन में, वहां पर सबसे आप कह सकते हो बूढ़े मेंबर थे उनकी टीम के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली डालास ओबरहोल्जर ये न्यूज़ में थे, किस लिए थे, कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो स्केट बोर्डिंग। वैसे तो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले ये सेकंड ओल्डेस्ट पर्सन बन चुके हैं, इनसे भी बूढ़े एक पर्सन ने पहले पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इनकी उम्र क्या है थोड़ा अगर उस पर नज़र डालें तो आप इधर देख सकते हो, 1 सेकंड मिल जाएगा तो देखते हैं, एक बार होल्ड करो आप, यहाँ पर है ये देखो 46 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जी, डिस्कशन में इतना ही था। वीडियो थोड़ा सा वैसे भी टॉपिक्स अच्छे थे इसलिए थोड़ा अच्छे से समझा दिया। ठीक है, थैंक यू।